इधर यूनिट चल रहा था बेटा 3। यूनिट का नेम था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर पीरियोडिक देयर पीरियोडिसिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज टेबल। इन देयर पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात आयोनाइजेशन एनर्जी की करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी को पहले हम थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमें पहले से ही पता है। इसके अराउंड सेल होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 तक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाहर एक और सेल है, उसमें मान लें 1 है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स में 11 दिख रहे हैं सर हमें, मतलब ये सोडियम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होता है। तो सोडियम का ये स्ट्रक्चर बना होता है, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में 8 है, फर्स्ट लास्ट सेल में 1 है। मतलब एक हिसाब से देखें तो इसके फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड में 8 से ज़्यादा होते भी नहीं है, लास्ट में 1। अब होता क्या है, जैसे ही हम एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जैसे इस पर फोटोन टकराएगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड जैसी इसको होगी तो ये लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो मान लें कि इसकी हायर एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर हम इतना इसको एनर्जी दे दें कि ये हायर एनर्जी से भी बाहर निकल जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला गया, इसके एटम से ही बाहर चला गया, उसके सेल से ही बाहर चला गया, आ गया समझ में? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने जितनी एनर्जी इसको दी वो एनर्जी कहलाती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब किसी भी गैसियस एटम होना चाहिए, लेकिन कैसी अवस्था में होना चाहिए, किस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए। उस गैसियस फेज से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि इस Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब इसमें बचे हैं मात्र 10। एक तो इसका निकल गया आउटर वाला, ठीक है। अब होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता, प्लस, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता, माइनस। तो अभी दोनों इक्वल थे, इसलिए ये न्यूट्रल था एटम। कैसा था, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये 10 हो गए, 10 ही बचे। तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो गया इसका चार्ज। अभी देखो इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज बचा, एक एक्स्ट्रा चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो प्लस हमने इस पे लगा दिया प्लस। क्लियर? मतलब इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। ये प्लस क्या बता रहा, इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। अगर इसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होते तो इसमें होता 2 पॉजिटिव। अगर इसमें 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होते तो ये होता 3 पॉजिटिव। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो ये होता 4 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स एक भी निकाल सकते, एक से ज्यादा भी निकाल सकते। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा क्यों नहीं, उसका कारण समझे आप कि सर दूसरा भी निकाल सकते हैं गैस से, किससे नहीं निकाल सकते हैं दूसरा, क्यों नहीं देगा उसका रीजन समझे। नंबर फर्स्ट, इसका ऑक्टेल कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेल कंप्लीट हो गया। मतलब हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहोगे तो बहुत हाईली अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी आप नहीं दे पाओगे। क्लियर? तो पहली चीज तो ये इसका ऑक्टेल कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज क्या है कि आउटर मोस्ट में था और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहां था, डिस्टेंस पे था, तो ये निकल गया। अब जैसे ये निकला ना बेटा, तो देखो ये खत्म, ये सेल खत्म, इसका देखो साइज छोटा हो गया। अब ये एटम इतना सा बचा, इसका साइज कम हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के क्लोजली हैं, पास में हैं। जब न्यूक्लियस के क्लोजली हैं और प्रोटॉन बढ़ गया चार्ज में, तो प्रोटॉन क्या करेगा, उनको अपनी ओर और तेजी से
अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो एट्रैक्शन फोर्स अब ज्यादा लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और ज्यादा क्लोजली आ जाएंगे, जिसके कारण अब इनको निकालना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। आ गया समझ में? पहले इजीली जा रहा था क्योंकि बाहर था, थोड़ी सी एनर्जी थी, वो सिंगल था। ये चाह भी रहा था कि ये चला जाएगा तो हमारा ऑक्टेल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो हमें 7 लेने पड़ेंगे तब ऑक्टेल कंप्लीट होगा। तो उससे अच्छा एक दे दो, है ना? एक दे दिया और अपना ऑक्टेल्स में कंप्लीट कर दिया। तो लेकिन अगर यही कंडीशन अगर mg के साथ होती, अब हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो mg का बना रहे हैं, तो भैया mg में क्या होता? तो आप कहते हो सर mg का होता है 12, इसका होता है 282। अब गौर से देखें तो mg पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 281 होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, एक चला गया, अभी भी एक बचा, है ना? तो mg पे प्लस के बाद एक और निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, mg2 पॉजिटिव, ये निकल सकता है बिल्कुल। ये निकलने के बाद ऑक्टेल कंप्लीट होगा इसका, क्लियर? तो mg 1 पॉजिटिव भी शो करता है और 2 पॉजिटिव भी शो करता है, और 1 की जगह वो 2 ही मेनली शो करता है, क्योंकि 1 के कारण वो अभी स्टेबल नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अनस्टेबल ही रहा। तो कोशिश ये करता है कि हमारे दोनों ले जाओ जिससे हम स्टेबल हो जाएं। तो एक नहीं देता, डायरेक्ट कितना देता है? 2, कम से कम 2 ले जाओ। आ गया समझ में? तो mg पे हमेशा जो चार्ज आएगा वो हमेशा +2 आएगा, +1 नहीं आएगा। Na पे हमेशा +1 आएगा, +2 नहीं हो सकता। रीजन पूछ लेता है वो, सोडियम +1 आयन बनाता है जबकि mg +2 आयन्स बनाता है, क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेल कंप्लीट करता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेल कंप्लीट करता है, क्लियर? और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी थी उसको बोलते हैं हम E1, उसको बोलते हैं E1। E1 क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है उसके लिए जो पहली आप एनर्जी उसको प्रोवाइड करोगे किसको? गैसियस एटम को, वो उसकी कहलाएगी प्राइमरी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको शो कैसे करते? IE से। किससे शो करते? IE1। दूसरी एनर्जी निकालने के लिए जो आप दोगे तो वो IE2 कहलाएगा, क्लियर? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 11, है ना? तो और पास में खिसक आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप इससे निकालना चाहोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब 2 थे तो दूर थे, एक बचा तो थोड़ा पास आ गए। आ गया समझ में? तो ये खत्म, एक सिंगल बचा उसमें साइज थोड़ा सा इसका घट गया। आ गया समझ में? तो I2 का वैल्यू, IE2 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज्यादा होगा IE1 से, क्लियर? तो ये आप याद रखोगे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है mg1 के और mg2 पॉजिटिव के डिफरेंस पर देखिए। आ गया समझ में? तो यहां पर आपको क्या कह रहा? वो ये कह रहा व्हेन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी आपका एक न्यूट्रल एटम है, अभी उसमें कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो न्यूट्रल कहलाता। और एटम है, एटम मतलब ये जैसे Na एटम, Mg एटम, K एटम, Ca एटम, O, N, ये सब एटम है। लेकिन अगर इनके लिए 2 लगा देंगे मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गए? मॉलिक्यूल हो गए। तो वो एटम की फेज में भूल रहा है। व्हेन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी आपका न्यूट्रल एटम देखें इन गैसियस स्टेट में हो, लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा ऑन कब? जब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जब वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इट गेट कन्वर्ट इनटू अ मोनोवैलेंट कैटायन। तब वो क्या बनाता है? मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है, मतलब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। तो मोनोवैलेंट कैटायन बनाएगा, मतलब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स एनर्जी इज कॉल्ड, जो आपने एनर्जी उसको प्रोवाइड की वो कहलाती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। वो क्या कहलाती है? उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इट्स यूनिट इज, वो यूनिट काय में मापी जाएगी? जो आप किसमें मेजर करोगे उस यूनिट को, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को? या तो किलोजूल पर मोल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। दो इसकी एनर्जी को मेजर करने की, आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने की यूनिट्स हैं, क्लियर? आ गया समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू होगा IE3 का, उससे कम वैल्यू होगा IE2 का, उससे कम वैल्यू होगा IE1 का, क्लियर? ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग।
फैक्टर अफेक्टिंग थोड़ा इसके अच्छे से समझें, क्योंकि उससे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर अफेक्टिंग की, तो हम यहां डाल दे रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग की आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो फर्स्ट में आता है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज ये बहुत मायने रखता है। इधर देखें, अगर ये न्यूक्लियस है और मान लीजिए इस एटम के यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, इसका साइज इतना है, और ये भी न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां है, तो गौर से देखें इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, फार है, इसमें क्लोजली है, आगे समझ में। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है न्यूक्लियस का, इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो साइज से डिटरमाइन होता है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो जितना स्मॉल साइज होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हो साइज, उसका क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन। अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये पहला पॉइंट, क्लियर। सेकंड पॉइंट पे अगर हम आए, वही साइज वही नंबर ऑफ सेल भी हो सकता है, उसी को साइज ऑफ एटम कह सकते हो, या उसी को आप बोल सकते हो, कभी कभी वो घुमा देता है नंबर ऑफ सेल। स्वाभाविक नंबर ऑफ सेल, सेल बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, एक ही बात है, क्लियर। दूसरे नंबर पे आते हैं इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट ऑर्बिटल। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑर्बिटल से क्या मतलब है? जैसे मान लें कि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम देखें तो इसके फर्स्ट सेल में केवल s ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके सेकंड सेल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है 2s, एक होता है 2p। इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होंगे बचे कुछ 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो भी शेष रह जाते हैं वो बाहर वाले में चले जाते हैं। अब बात करें p की, तो p का अगर हम बात करें तो जो p ऑर्बिटल होगा उसमें देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, बिल्कुल होगा एक इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में हाफ फील्ड लेवल है, इस कंडीशन में कैसा है, आधा भरा हुआ है, क्लियर। अब बात करते हैं Ne की, 10 नियॉन, इसका 10 होता है। इसके 1s में 2, 2s में 2, 2p6। इसकी अगर हम बात करें p, तो इसका p कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि सब में 2-2 होंगे, 6 है ना p में, क्लियर। p में 6 है, p में 3 है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। ऊपर वाला हाफ फील्ड, नीचे वाला फुल फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस कंडीशन में स्टेबल होता है, इस कंडीशन में स्टेबल होता है ऑर्बिटल, आगे बढ़ में। तो अगर इस कंडीशन में स्टेबल होता है, तो आप बात करें स्टेबल की, तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हाफ फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फुल फील्ड है तो भी एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन नाइट्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लें इसकी जगह पे, तो अगर ऑक्सीजन लेंगे तो 100% ये मान लें 8, और ये हो गया 4। अब ये एक्स्ट्रा यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं, इनकम्प्लीट है, आ गया समझ में। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा तब जाके हाफ फील्ड हो पाएगा। तो ऑक्सीजन की कंडीशन में क्या है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो हाफ फील्ड होगा और स्टेबल कंडीशन में आ रहा, क्लियर। तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जबकि साइज अगर देखें, देखो पहले तुम क्या देख रहे थे, साइज ऑफ एटम। अगर साइज देखें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है जबकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है।
क्लियर? तो अभी तो आप साइज देख रहे थे, तो साइज के बेस पर तो आप ये कह रहे थे कि उससे आयोनाइजेशन एनर्जी अलग तरीके से निकलती है, लेकिन इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑर्बिटल से अलग निकलता है। आ गया समझ में? तो यहां भले ही साइज इसका बड़ा है लेकिन स्टेबल है, इसका p ऑर्बिटल, और इसका p ऑर्बिटल अनस्टेबल है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रीजन बहुत चलते हैं, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग रीजन फॉलो होता है। आ गया समझ में? तो उस बेस पर क्वेश्चन बदल जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो ये हो गया साइज ऑफ एटम, ये हो गया इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट ऑर्बिटल। तीसरा आता है आपका, एक और आता है इसमें इफेक्ट, कौन सा आता है सर? ये होता है थर्ड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ये समझ लो। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात अगर हम करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, ठीक है? अब सेकंड सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या थर्ड सेल ले लो, थर्ड सेल में तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भरा पड़ा होगा पूरा। ये थर्ड सेल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है सर। इन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर वाले पे ही माइनस चार्ज है। तो होगा क्या, इसका न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा आउटर मोस्ट सेल के, लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा? रिपल्स कर रहा, क्योंकि सेम चार्ज है। तो यहां पर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा, क्लियर? और न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींच रहा, तो न्यूक्लियस का पावर कम हो जाएगा क्योंकि एक धक्का अंदर से लग रहा। आ गया समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन और इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहे हैं और अंदर से इलेक्ट्रॉन उसको फोर्स भी कर रहा बाहर जाने के लिए, क्योंकि सेम चार्ज है, तो ये जल्दी निकल जाएगा। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ बेटा? अगर इंक्रीज हुआ तो ये मान लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना है स्क्रीनिंग इफेक्ट के केस में, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। क्लियर? ये तीन मेन रीजन है जिसके बेस पर अपन ये डिसाइड करते हैं कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा और किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज, तो वो तो आपको वैसे भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और उसका उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा, है ना? क्योंकि वो जाने नहीं देगा। न्यूक्लियस अपनी ओर पावरफुल है ना, तो न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर? तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की कंडीशन में हो तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें साइज की, कि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टा चलता है, रिवर्स, आगे इनवर्सली। आगे समझ में? और इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा तो भी इनवर्सली। आगे समझ में? तो दो चीजें इनवर्सली चल रही और दो चीजें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही। क्लियर? उसमें लग रहा था कि बंद है, देखो